हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज शिवाजी व मराठों का उत्कर्ष के बारे में बात करते हैं। इसके पहले की वीडियोस में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को हम लोगों ने पढ़ा था। आधुनिक भारत का इतिहास इस समय पढ़ रहे हैं। इधर उधर जो तथ्य या जो टॉपिक अव्यवस्थित रूप से फैले हुए हैं, सारे टॉपिकों को, सारे तथ्यों को हम एक जगह कलेक्ट करने के बाद गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सब के संदर्भ में हम एक सिलसिलेवार, क्रमवार ढंग से आप लोगों से बात करेंगे। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने देखा, भारत में यूरोपियों का आगमन और बंगाल में नवाब। पिछली वीडियोज में आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ा। आज आप शिवाजी व मराठों के संदर्भ में पढ़ेंगे। आने वाले समय में हम वारेन हेस्टिंग से संबंधित, इसके बाद उसके बाद जो जिनका पीरियड आएगा, उसके बाद हम 1947 1950 तक क्रम से चलेंगे। जैसा कि आप शुरू से देख रहे हैं, इतिहास को एक श्रृंखलाबद्ध एक क्रम में मैं आपको सारी चीज़ों को दिखला रहा हूँ। आज हम बात करेंगे किस पर? शिवाजी। मराठों का उत्कर्ष। ठीक, कौन नहीं जानता है शिवाजी के संदर्भ में? शिवाजी टर्मिनल या इस तरह के महान विभूतियां जो आज की तारीख में हमारे और आपके सामने फैले ही नहीं हैं, लेकिन उनके किए कारनामे, उनके गुणों का गुणगान से हम आज की तारीख में भी लाभान्वित और प्रभावित हो रहे हैं। शिवाजी शिवाजी जो है, एक तथ्य उभर करके सामने आता है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता है, कहा गया है। पहाड़ी चूहा, हम इसको इसलिए शुरुआती दौर में ही लिख दे रहे हैं। अगर आपके परीक्षा भवन में, आपके बुकलेट सीरीज में पहाड़ी चूहा दिखे तो आपका आशय होगा शिवाजी। अब पहाड़ी चूहा कहे जाने का क्या आशय रहा है, और शिवाजी की सफलता का सबसे बड़ा राज जो है, शिवाजी का जन्म जहां पर हुआ, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां का जो एटमॉस्फेयर था, वहां का जो भौगोलिक वातावरण था, वही भौगोलिक वातावरण विशेष रूप से शिवाजी की सफलता का राज रहा। भौगोलिक स्थिति, बच्चों, चूंकि हम आप लोगों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें तथ्यात्मक चीज़ों और फैक्ट चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसलिए भौगोलिक चीज़ों का उल्लेख या जिक्र केवल हम इतना ही करेंगे कि शिवाजी का जन्म एक ऐसे स्थान पर हुआ था कि जैसे हम आपको मार कर यदि कहीं छिप जा रहे हैं तो आप उसको ढूंढते ही रह जाएंगे और पाएंगे नहीं। तो कुछ ऐसा ही शिवाजी के साथ भी था। शिवाजी अपने विरोधियों के ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर वार करते थे। नदी, नाले, पहाड़, जंगल इत्यादि ऐसे स्थानों पर इनका जन्म हुआ था, और वे जाकर के वहां पर छिप जाया करते थे, जिसकी वजह से इनको जो है पहाड़ी चूहा कह करके भी संबोधित किया गया है। ठीक है, ये तो हल्का सा इंट्रोडक्ट रहा। आइए हम बात करते हैं शिवाजी के संदर्भ में। शिवाजी से हमारा तात्पर्य है 1627 से लेकर 1680। ये शिवाजी के बारे में बातचीत हो रही है। शिवाजी का जन्म
पूना के उत्तर में, देखिए बच्चों, तथ्यात्मक चीजें जिसके माध्यम से आपको सफलता मिलेगी, वह चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। पूना के उत्तर में कहां? जुन्नार, जुन्नार की पहाड़ी में, जुन्नार की पहाड़ी में कहां? सिवनेर, सब इंपॉर्टेंट है। सिवनेर नामक, सिवनेर नामक स्थान पर शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म हुआ। शाहजी वंश के, शाहजी वंश के शाहजी भोंसले भोंसले इनके पिता थे। माता जीजाबाई थी। जीजाबाई थी। अच्छा, शिवाजी के इंपॉर्टेंट है, शिवाजी के इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक गुरु। इंपॉर्टेंट है धार्मिक गुरु रामदास थे। कौन? रामदास थे। रामदास ने दास बोध, 100% इंपॉर्टेंट है, दास बोध नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु के राजनीतिक गुरु दादाजी पूर्णदेव थे। तो कहने का तात्पर्य कि शिवाजी पहाड़ी चूहा 1627 से 1680 जन पूना के उत्तर में जुन्नार की पहाड़ी में सिवनेर नामक स्थान पर शिवाजी का जन्म हुआ। शाहजी वंश के शाहजी भोंसले इनके पिता थे। माता जीजाबाई। आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक गुरु रामदास थे। रामदास ने दासबोध नामक पुस्तक लिखी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव। बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तुरंत।
शिवाजी शिवाजी अपने सैन्य अभियान में सर्वप्रथम 1646 को बीजापुर के तोरण दुर्ग पर अधिकार किया। सोलह सौ 56 को शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। सोलह 57 को शिवाजी की मुगलों से पहली मुठभेड़ शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने अपने बघनक, इंपॉर्टेंट है, अपने बघनक से
अफजल अफजल खां की हत्या कर दी। यह घटना 1600 यह घटना 1659 की है। इंपॉर्टेंट है घटना 59 की है। शिवाजी अपने सैन्य अभियान में सर्वप्रथम 1646 को बीजापुर के तोड़दुर्ग पर अधिकार किया। 56 को शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 57 को शिवाजी की मुगलों से पहली मुठभेड़ हुई। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने अपने बघनक बघनक का मतलब होता है हाथ में, बघनक का मतलब होता है हाथ में बाघ जैसी जो है नाखून का लगा करके उसके ऊपर ऐसे करता है, खत्म हो जाता है। बघनक से अफजल खां की हत्या कर दी। इसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डेट है कि अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कब किया, 1659। इससे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तुरंत किया करें। शिवाजी ने इंपॉर्टेंट है कोलाबा शिवाजी ने कोलाबा को अपनी सैन्य गतिविधियों का केंद्र बनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने जब मुगलों की सैन्य कमान संभाला तो राजनीति में मराठों की दमन को सर्वाधिक महत्व
दिया। औरंगजेब 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण की सूबेदारी दी। असफलता मिलने पर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को हटाकर आमेर की मिर्जा जय सिंह को नियुक्त किया। शिवाजी पुरंदर के किले को बचा पाने में जब अपने आप को असमर्थ पाया तब 1665 को शिवाजी ने जय सिंह के साथ पुरंदर की अरे बाप रे पुरंदर की संधि पुरंदर की संधि की। बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट करें।
अरे बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट करें। शिवाजी ने कोलाबा को अपने सैन्य इंपॉर्टेंट है गतिविधियों का केंद्र बनाया। औरंगजेब ने जब मुगलों की सैन्य कमान संभाला तो राजनीति में मराठों के दमन को सर्वाधिक महत्व दिया। औरंगजेब 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण की सूबेदारी दी। असफलता मिलने पर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को हटाकर आमेर के मिर्जा जयसिंह को नियुक्त किया। शिवाजी पुरंदर के किले को बचा पाने में जब अपने आप को असमर्थ पाया, तब 1665 में शिवाजी ने जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की। इंपॉर्टेंट है, नोट तुरंत स्क्रीनशॉट करें। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी घटनाएं, थोड़ा सा हम उस पर भी दृष्टिपात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1664 में सूरत की लूट होती है। सूरत की लूट। और 65 में आपने पुरंदर की संधि देखा ही। इसके अलावा 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है, सिंहासन पर बैठता है। राज्याभिषेक होता है। एक पॉइंट और है, अन्ना जी को शिवाजी का टोडरमल कहा। आप लोगों की परीक्षाओं में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं शिवाजी के प्रशासन की। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी अपने प्रशासन का सर्वेसर्वा था। प्रशासन को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए अष्टप्रधान समिति का
गठन किया था। शिवाजी की अष्ट प्रधान के मंत्री आज के मंत्री के समान शक्तिशाली नहीं थे। शक्तिशाली नहीं थे। शिवाजी अष्टप्रधान के शिवाजी अष्टप्रधान के मंत्रियों की बात मानने के लिए बाध्य नहीं था। उनकी सलाह को माने या न माने, यह शिवाजी के ऊपर निर्भर था। 64 में सूरत की लूट होती है। 74 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर होता है? रायगढ़ में। अन्ना जी को शिवाजी का टोडरमल भी कहा जाता है। शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी अपने प्रशासन का सर्वेसर्वा था। प्रशासन को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए अष्टप्रधान समिति का गठन किया था। शिवाजी के अष्टप्रधान के मंत्री आज के मंत्री के समान शक्तिशाली नहीं थे। शिवाजी अष्टप्रधान के मंत्रियों की बात मानने के लिए बाध्य नहीं था। उनकी सलाह को मानने या न मानने यह शिवाजी के ऊपर निर्भर था। इसे आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम आठों का नाम दर्ज कर देते हैं। अष्टप्रधान नंबर 1 पेशवा यह जो है आपका प्रशासन एवं अर्थ व्यवस्था देखता था। शिवाजी की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में कार्य करता था।
दूसरा है सेनापति, इसको कहा जाता था सर ए नौबत। सैन्य गतिविधियों गतिविधियों का संचालन करना इसका काम था। तीसरा है अमात्य, इसको कहा जाता था मैं जय मुंह आ मजमूदार। इसका काम था आय व्यय का लेखा जोखा रखना काम था। चौथा है मंत्री, इसको कहा जाता था वाकयानवीस, वाकयानवीस कहा जाता था। इसके ऊपर घरेलू काम की जिम्मेदारी थी। पांचवा है सचिव चिटनीस, इंपॉर्टेंट है चिटनीस सुरुनवीस, सुरुनवीस। राजकीय पत्रों का मशविरा तैयार करता था। छठा है बहुत इंपॉर्टेंट है दबीर, इसको कहा जा सुमन, ये जो है विदेश मंत्रालय का काम देखता था। विदेश मंत्रालय का काम करता था। सातवां है पंडित, या दान का अध्यक्ष। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि निर्धारित करना। आठवां है आठवां और अंतिम है न्याया सैन्य
व असैन्य मामलों का फैसला करना। ये आपके 8 रहे। पेशवा, सेनापति, अमात्य, मंत्री, सचिव, पंडित राव, न्यायाधीश। तो बच्चों इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। उन्हीं से अष्टप्रधान से जुड़ी हुई कुछ विशेष चीजें हैं। पंडित राव व न्यायाधीश को छोड़कर सभी अष्ट प्रधान के लोग सैन्य टुकड़ी में भाग लेते थे। एक बात हो गई। दूसरी बात, वाकया नबीस वाकया नवीस व सर ए नौबत। सर ए नौबत किसको कहा गया था, याद है? यानी सेनापति। वाकया नबीस व सर ए नौबत, इनको छोड़कर, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इनको छोड़कर अष्टप्रधान में सभी पंडित थे। ब्राह्मण थे। ये बात हो गई। शिवाजी के अधीन मराठी सेना 3 भागों में बटी थी। तीन भागों में। पहला पागा, दूसरा सिलहदार और तीसरा पैदल। पागा अस्थाई
या राजकीय सेना थी। शिलाहार अस्थाई अस्थाई मावल के पैदल सिपाही की भूमिका सबसे अच्छी थी। ठीक है। शिवाजी के अधीन मराठी सेना के कितने अंग थे? 3 थे। पागा को हम राजकीय सेना या अस्थाई सेना कहा गया है। शिलाहार अस्थाई होते थे। जैसे आज की तारीख में हमारे और आपके यहाँ होमगार्डों को रखा जाता है, होमगार्ड को जब जरूरत पड़ती है तो उनको बुलाया जाता है, उनको वेतन दिया जाता है, और जरूरत ना पड़ने पर उनको नहीं बुलाया जाता है। तो उसी तरह से ये अस्थाई हुआ करते थे पागा, और शिलाहार अस्थाई थे। पैदल मावल के पैदल सिपाही बहुत ही मजबूत और बहुत ही नामी थे, इनको जरूर रखा जाता था। तो आप अच्छा, इसको अब आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। शिवाजी शिवाजी के आय के प्रमुख स्रोत एक है चौथ और दूसरा है सरदेश मुख। अब थोड़ा सा हम जान लें चौथ क्या है। यानी शिवाजी यानी मराठों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, मुगलों को परास्त किया, और मुगलों को परास्त करने के बाद बहुत से स्थलों पर उन्होंने जो है वहां की भूमि, वहां की संपत्ति, वहां की जायदाद को अपने अधीन करके वहां से 1/4 भाग 1/4 भाग जो है 1/4 जो है लेना प्रारंभ किया। चौथ और सरदेशमुखी से हमारा तात्पर्य है शिवाजी अपने आप को एक सरदेशमुख, एक जमींदार कहा करता था, इसलिए जमींदारी को वसूलता था, और इस तरह से चौथ और सरदेशमुख उसके जो है आय के प्रमुख स्रोत थे। सरदेशमुख जो है 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक है। प्रत्येक बीघे की उपज का तो प्रति, ये गलत हो गया थोड़ा सा।
प्रत्येक बीघे का, प्रत्येक बीघे का 2/3 भाग, यानी 40% भाग लिया जाता था। ठीक है, 14 से तात्पर्य है प्रत्येक बीघे के 2% भाग लिया जाता था। सर देशमुख 1/10। ये जो है उनके आय के प्रमुख साधन या स्रोत थे। जहां तक उत्कर्ष की बात रही, बालाजी बाजीराव, ध्यान दीजिएगा बात पर, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव का जो पीरियड है 1740 से 1761, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बालाजी बाजीराव के समय, बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ। मराठों का नेतृत्व सदा शिव राव भाऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। विश्वास राव तो नाम मात्र का सेनापति था। अब्दाली इसमें अहमद शाह की जीत हुई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य
स्थापित करने में और मजबूती आई। ठीक है बच्चों, शिवाजी के आय के जो प्रमुख स्रोत थे वे चौथ यानी 2/3 40%, और यह जो है मराठों ने मुगलों के जितने क्षेत्रों को अपने अधीन किया था वहां से वसूला जाता था। और सरदेशमुख शिवाजी अपने आप को स्वयं एक जमींदार कहता था और जमींदार साबित किया, और इसके एवरेज में उसने 1/10 भाग लेना प्रारंभ किया। ये आय के उनके प्रमुख स्रोत थे। इसके अलावा अगर हम मराठों के उत्कर्ष की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वे आपके सामने में रखा। आपसे पूछा जाएगा, पूछने का जो मेथड है मैं उसकी बात कर रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था? आप लिखेंगे बालाजी बाजीराव। बच्चों ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध जब हुआ तब मराठों का पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव थे। एक बात हो गई। दूसरा पूछा जाएगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1761 में। पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? और नेतृत्व तो किया है सदाशिवराव भाऊ ने, लेकिन आपकी बुकलेट, यहां तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी बुकलेट सीरीज में केवल यही इतना लिखा रहेगा। इसका पूरा नाम सदाशिवराव भाऊ है, लेकिन आपके बुकलेट सीरीज जो छपेगी ABCD करके उसमें केवल भाव रहेगा। लेकिन तब जब आपसे ये पूछा जाएगा कि मराठों का नेतृत्व किसने किया था, ये बात हो गई। विश्वास राव तो नाम मात्र का सेनापति था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। जब अहमद शाह अब्दाली की जीत हो रही है तो यानी ये किसी विदेशी की जीत हो रही है, उससे जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने में और मजबूती आ जाती है। तो ये रहा बच्चों संक्षिप्त तौर पर शिवाजी और मराठों का उत्कर्ष। और इसी के दौरान कुछ स्वतंत्र राज्य होते हैं 3 विशेष करके, जो कि आपकी परीक्षाओं में आने के चांसेस बन रहे हैं। 2 मिनट में मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, तुरंत आप स्क्रीनशॉट करें, हम आगे बढ़ें। नए स्वतंत्र राज्य, पहला है हैदराबाद, चिनकिलिच खाने, चिन्ह नाम ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद की बात मैं कर रहा हूं। नए स्वतंत्र राज्य, यानी स्वतंत्रता ही तो जो है पूरे साम्राज्य को ले डूबा। शासक कमजोर हुआ, प्रांतपति, सूबेदार, दीवान सब लोग अपना अपना अलग अलग घर बसाना शुरू किए।
हम पतन के रास्ते पर हुए, अंग्रेज लोग भारत आ गए, इसकी पहले हम बात कर चुके हैं। तो हैदराबाद में क्या होता है, चिनकिलिच खां ने अपने को स्वतंत्र किया व हैदराबाद का संस्थापक बना। एक बात हो गई। दूसरी बात थी कि चिनकिलिस खां को निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा कौन है, अवध है। अवध का जो संस्थापक है, अवध का संस्थापक सआदत खां है। सआदत खां था। इसको क्या कहा गया है, इसको बुरहानुल मुल्क कहा गया है। एक और है, आपको मैं बता चुका हूं लेकिन यहां पर जिक्र कर दे रहा हूं, वह है आपका बंगाल। कौन था संस्थापक बंगाल का, बता चुका हूं, बच्चों दिमाग लगाइए। बोलिए। अब सामने होते तो मैं खड़ा करा देता आप लोगों को। बंगाल का संस्थापक बतलाएं। मुर्शिद कुली खां को बता चुका हूं। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है बच्चों, हैदराबाद इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद अवध बंगाल। ठीक है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें। और अब जितनी अव्यवस्थित चीजें थी, यहां तक कि बंगाल के गवर्नर, बंगाल के नवाब, भारत में यूरोपियों का आगमन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और मराठा, शिवाजी, पानीपत, तमाम चीज़ों का कलेक्शन मैं कर लिया हूं। अब मैं वारेन हेस्टिंग, जैसा कि आपको पता है, रेगुलेटिंग एक्ट भी मैंने आपको बतलाया। इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित होता है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 3 न्यायाधीश, इलिहाज इम्पे, हाइड और लेमेस्टर, और इसके बाद
बंगाल की नवाबी, बंगाल में जो दोहरा शासन व्यवस्था चल रही थी, वारेन हेस्टिंग 1772, याद करिए, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल की नवाबी को खत्म किया। बंगाल में जो दोहरा शासन व्यवस्था था, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। तो बच्चों केवल अब वारेन हेस्टिंग से हम आगे बढ़ेंगे, सिस्टम से एक क्रम से आगे बढ़ेंगे और 1947 और 1950 तक आराम से पहुंचेंगे। बीच में जितनी घटनाएं होंगी सभी को हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम आने वाले टर्न पर वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस इत्यादि की बात करेंगे। बच्चों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।